दोस्तों 5 अगस्त 2019 इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट दिन। और ऐसा इसलिए क्योंकि 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट के थ्रू नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा दिया। और इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो भी खत्म हो गया। धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में अनुमोदना में लेकर आया था। अब हुआ क्या कि सरकार के इस डिसीजन के खिलाफ कई लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और पेटिशनर्स का कहना था कि जो सरकार का डिसीजन है आर्टिकल 370 को हटाने का और जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल राइट्स को खत्म करने का, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक फैसला है। और पेटिशनर्स ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से पूछे बिना यूनिलेटरली ये फैसला ले लिया। न तो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार से इस बारे में बात की गई और न ही वहां के सिटीजन से। और इस तरीके से केंद्र सरकार ने अपना फैसला जम्मू एंड कश्मीर पर थोप दिया। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन पिटीशंस को एक्सेप्ट करते हुए इस केस पर हियरिंग चालू कर दी। अब फाइनली 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना फाइनल डिसीजन कल 11 दिसंबर को इशू कर दिया है। इस 5 जजेस की बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। और हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सारे क्वेश्चन आए, जिसमें से पहला क्वेश्चन था वेदर पार्लियामेंट्स मूव टू अमेंड आर्टिकल 370 इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट। इसका मतलब कि जो पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को अबोलिश किया है वो संवैधानिक रूप से या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी आर्टिकल था और प्रेसिडेंट जब चाहे उसे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर हटा सकते हैं। और चूंकि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल था तो स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स पार्लियामेंट के पास थी और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को वैलिड बताया। सेकंड क्वेश्चन था कि क्या जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस हटाया है वो सही डिसीजन था या गलत डिसीजन। तो इसके आंसर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे यूपी है, MP है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, ये सभी भारत के राज्य हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी एक भारत का राज्य है और किसी एक राज्य को स्पेशल स्टेटस देने से देश की जो इंटीग्रिटी है या अखंडता है उसको खतरा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किसी एक राज्य को स्पेशल स्टेटस मिलेगा तो दूसरा राज्य उसका अपोज करेगा कि हमें ये स्टेटस क्यों नहीं मिला। वहीं तीसरा क्वेश्चन था कि जम्मू एंड कश्मीर के 2 टुकड़े करके उसको यूटी बनाना सही था या गलत। तो इसके आंसर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेम्पररी रूप से यूटी बनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द आप जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा स्टेट में कन्वर्ट करो। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डेडलाइन दे दी कि सितंबर 2024 से पहले उनको जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। इन सब क्वेश्चंस के अलावा भी और भी कई क्वेश्चंस थे, बट मेनली ये 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब ये तो था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, बट हो सकता है आप में से कई लोग ये सोच रहे हो कि ये आर्टिकल 370 क्या है और ये आया कहां से। तो चलिए ये समझ लेते हैं। तो जब से भारत का संविधान लागू हुआ है यानी कि 26 जनवरी 1950 से, तब से आर्टिकल 370 भारत के संविधान का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और ये आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है और जम्मू एंड कश्मीर को भारत के दूसरे राज्यों से अलग पहचान दिलाता है। अब इसको समझने के लिए आर्टिकल 370 के कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करते हैं। पहला प्रोविजन है कि जम्मू एंड कश्मीर के पास खुद का एक अलग से संविधान होगा। भारत का जो संविधान है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर लागू नहीं होगा। दूसरा प्रोविजन, जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग फ्लैग होगा। इंडिया का जो ट्राई कलर फ्लैग है वो वहां पर लागू नहीं है। और तीसरा जो प्रोविजन था वो था डुअल सिटीजनशिप। जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे उनके पास डुअल सिटीजनशिप थी। एक तो वो इंडिया के भी सिटीजन थे, उसके साथ साथ वो जम्मू एंड कश्मीर के भी सिटीजन कहलाते थे। ऐसा किसी और राज्य में नहीं होता है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मेरे पास सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप है, मेरे पास कोई अलग से राजस्थान की सिटीजनशिप नहीं है। और दूसरे राज्यों में भी ऐसा नहीं होता, ऐसा सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में होता था। वहीं चौथा प्रोविजन है कि इंडियन पार्लियामेंट से जो लॉज पास होते हैं वो लॉज जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते थे। जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से कानून बनाने पड़ते थे। जैसे आपको पता होगा इंडिया में राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सारे लॉज सभी स्टेट में लागू होते हैं, बट ये लॉज जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते थे। और ये सभी प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करते हैं। इनके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के संविधान में कुछ ऐसे रूल्स थे जो जम्मू एंड कश्मीर में सेपरेटिस्ट या अलगाववादी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। जैसे अगर जम्मू एंड कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी दूसरे राज्य के पुरुष से शादी करती है तो उस महिला की जम्मू एंड कश्मीर की जो सिटीजनशिप है उसको एंड कर दी जाती थी। जैसे कोई जम्मू एंड कश्मीर की फीमेल है, वो यूपी के किसी आदमी से शादी करती है तो उसकी जम्मू एंड कश्मीर की जो सिटीजनशिप थी वो एंड हो जाती थी। इसके अलावा बाहर का कोई भी आदमी या बाहर का कोई भी व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि वहां पर लैंड एक्वायर नहीं कर सकता और वहां पर बाहर के लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते।
इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी SC और ST रिजर्वेशन नहीं था, क्योंकि पूरे इंडिया में SC ST रिजर्वेशन है, बट जम्मू एंड कश्मीर में SC ST रिजर्वेशन नहीं था। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब जम्मू एंड कश्मीर में इतने इश्यूज थे तो आर्टिकल 370 को अबॉलिश करने में इतने साल क्यों लग गए? तो इसको समझने के लिए आर्टिकल 370 को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाने का जो तरीका है वो भी आर्टिकल 370 में ही लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 370 का क्लोज 3 ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब चाहे इस आर्टिकल को जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कंसल्ट करके हटा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है संविधान सभा, जिसने जम्मू एंड कश्मीर का संविधान बनाया था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जम्मू एंड कश्मीर का संविधान बना था 1956 में, और 1957 में जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी या जो संविधान सभा थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया था 1957 में। अब जब कोई संविधान सभा ही नहीं बची, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बची, तो प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करेंगे? कंसल्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा हर्डल था गवर्नमेंट के सामने आर्टिकल 370 को हटाने में। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किया, और इसमें कहा गया कि जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा है, उसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माना जाए। फिर इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लागू करवा दिया। और आपको पता होगा कि जब भी किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लागू होता है तो वहां की विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के पास आ जाती है। अब इसको ध्यान से समझना, जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा थी उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माना गया, और जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में प्रेसिडेंट रूल था, तो जो विधानसभा की पावर थी वो पार्लियामेंट के पास थी। तो प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट से कंसल्ट करके आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया। सिंपल वर्ड्स में समझे तो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर थी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर आ गई पार्लियामेंट के पास प्रेसिडेंट रूल के बाद। तो प्रेसिडेंट ने सीधा पार्लियामेंट से कंसल्ट करके इसको अबॉलिश कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट को इस मैटर में इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के लूप होल्स को यूज करके आर्टिकल 370 को अबॉलिश करवा दिया, और इसी प्रोसेस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। एंड एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला दे दिया। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि गवर्नमेंट के इस डिसीजन से जम्मू एंड कश्मीर पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। और अगर आपको इस वीडियो से जम्मू एंड कश्मीर के इश्यू को समझने में हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।